तो ये आर्क शुरू होता है सीजन 2 के एपिसोड 5 के ठीक बाद से, जहां थोड़ी सी झलक हमें दिखती है उस वक्त की जब कई सालों पहले गोजो मेगुमी से बात करने गया था। गोजो मेगुमी को समझाता है कि एक कर्स यूजर के पावर 4 से 6 साल के बीच मैनिफेस्ट हो जाती है, तो तुम्हारी कर्स टेक्निक भी मैनिफेस्ट हो चुकी होगी। और जेनिन क्लैन कभी नहीं चाहता कि एक ताकतवर जेनिन कर्स यूजर उनके क्लैन से बाहर रहे, पर उसके पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेगुमी जेनिन क्लैन के चंगुल में आए। फुशिगुरो गोजो से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता क्या सोचते थे, और ना ही उसे फर्क पड़ता है कि उसके पिता ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। वो तो बस अब यही जानता है कि उसे खुद और अपनी बहन सुमिकी का ख्याल रखना है। इसलिए मेगुमी आगे पूछता है कि अगर मैं जेनिन क्लैन में चला जाऊं तो क्या वो सुमिकी को भी मेरे साथ आने देंगे। गोजो कहता है बिल्कुल नहीं, और इस बात पे मैं शर्त लगा सकता हूँ। अब गोजो दोनों मेगुमी और उसकी बहन सुमिकी की जिम्मेदारी उठाने की सोचता है और वहाँ से चला जाता है। कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, यानी 19 अक्टूबर 2018। अब इतने वक्त से गेटो के लोग जुजुत्सु हाई पर अटैक कैसे कर पा रहे थे, ये जानने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। उताही में यूजी, नोबारा और मेगुमी को उनके मिशन लोकेशन पर मिलती है और कहती है तो गोजो ने तुम सबको सब कुछ बता दिया है। हमारा ये मानना है कि जो भी हमले हुए हैं उसकी जानकारी उन कर्स यूजर को हमारे ही किसी अंदर के बंदे ने दिया होगा, और जितनी जानकारी उनके पास है तो वो भेदी जरूर कोई अपर रैंक का होगा, शायद प्रिंसिपल से भी ज्यादा। वहीं इस काम में कोई और भी शामिल है, कोई ऐसा जो कि स्टूडेंट हो, जो खबर उस हायर अथॉरिटी वाले बंदे को दे रहा है। आज का मिशन यही है कि तुम तीनों को पता लगाना है कि वो स्टूडेंट कौन है। जिसपे नोबारा कहती है कि ये जरूर क्योटो हाई स्कूल का कोई होगा, और फिर हमें मेकामारू दिखता है। यूजी और उसकी टीम मेकामारू के लोकेशन पर पहुंचती है, पर देखते हैं कि मेकामारू वहां नहीं है। मेकामारू उन्हें चकमा दे चुका था, और यहाँ दूसरी तरफ मेकामारू गेटो और माहितो से मिलता है। मेकामारू उन दोनों पर बहुत गुस्सा रहता है, और तब हमें पता चलता है कि मेकामारू ने गेटो और माहितो से डील किया था कि अगर वो उन तक खबर पहुंचाए तो माहितो के आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से वो उसके बॉडी को हील कर देंगे। माहितो गेटो से कहता है कि हमें इसे जल्दी ही मार देना चाहिए, जिसपे गेटो माहितो को समझाता है कि ऐसा करना बेवकूफी ही होगी, क्योंकि हमने मेकामारू से बाइंडिंग वाव कर रखा है कि हम उसकी मदद करेंगे, और एक बाइंडिंग वाव को तोड़ने के क्या अंजाम होते हैं उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो क्यों ना तुम पहले इसे हील कर दो और फिर हम दोनों इसे मार दें। माहितो गेटो की बात मान लेता है, और वो अपने आइडल ट्रांसफिगरेशन से मेकामारू की बॉडी एक हेल्दी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब नई बॉडी पाते ही मेकामारू और गेटो और माहितो के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। गेटो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं माहितो? माहितो कहता है बिल्कुल नहीं। फाइट शुरू होते ही मेकामारू अपने मेका पपेट्स माहितो पर छोड़ता है, जिसे माहितो एक ही हिट में वाइप आउट कर देता है। माहितो देखता है कि मेकामारू बैटलफील्ड से गायब है। माहितो को लगता है कि अब उन्हें मेकामारू को ढूंढना पड़ेगा, और तभी नीचे से मेकामारू का बेस्ट प्लान बाहर आता है, और वो है अल्टीमेट मेकामारू मोड एब्सोल्यूट। अब इस मेका को देखते ही माहितो समझ जाता है कि मेकामारू जरूर इसके अंदर होगा, शायद उसके कॉकपिट में, जो कि इसके सर में है, ताकि वो खुद को माहितो के आइडल ट्रांसफिगरेशन से बचा सके। और तभी कॉकपिट के अंदर मेकामारू को पता चलता है कि एक वेल कास्ट कर दिया गया है, और ये किया है गेटो ने। मेकामारू समझ जाता है कि अब वो इस वेल के बाहर किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। मेकामारू चाहता था कि वो गोजो को कांटेक्ट करे ताकि वो यहाँ आ सके। वो जानता था कि ये लड़ाई गोजो के बिना नहीं जीती जा सकती। साथ ही मेकामारू चाहता था कि वो गोजो को इनके शिबुया प्लान के बारे में बता सके, ताकि गेटो और माहितो को रोका जा सके। पर अब वेल की वजह से मेकामारू को खुद ही ये लड़ाई लड़नी होगी। तभी मेकामारू सोचता है कि उसने इतने सालों से जो कर्स एनर्जी जमा की है वो उसे आज ही इस्तेमाल करना होगा, और हम देखते हैं कि मेकामारू ऑलमोस्ट 17 साल के बराबर कर्स एनर्जी आज तक जमा किया था। मेकामारू अपने मेका को 1 साल के कर्स एनर्जी से चार्ज करके माहितो पर अल्ट्रा कैनन का अटैक करता है। माहितो उसे आसानी से डॉज कर लेता है, और माहितो प्लान बनाता है कि पहले तो मैं तुझे उस कॉकपिट से बाहर निकालूंगा बेटे। यहाँ कॉकपिट के अंदर मेकामारू सोचता है कि वो माहितो के सोल को घायल नहीं कर सकता, और माहितो भी इस बात को अब तक समझ चुका होगा। तभी माहितो खुद को एक मछली बनाकर वहाँ के तालाब में कूद जाता है, और तब आता है मेकामारू का अगला अटैक, चार्ज्ड 2 इयर्स मिरेकल कैनन, और वो माहितो को पानी से बाहर निकाल देता है। और मेकामारू समझ जाता है कि माहितो को उसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेकामारू अब कुछ और करने का सोचता है। और तभी माहितो बस अपने एक पंच से मेकामारू को इम्बैलेंस कर देता है। मेकामारू समझ जाता है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना माहितो अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से इस कॉकपिट को तोड़ देगा। तभी मेकामारू एक कैनन तैयार करता है और माहितो पर एक बुलेट जैसा कुछ फायर करता है, जो कि माहितो के विंग्स में जाके टकराती है। माहितो को लगता है कि इन सब तरीकों से उसका कुछ नहीं होगा, पर
तभी वो बुलेट माहितो के आर्म में ब्लास्ट होता है और उसका एक आर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। माहितो कुछ समझ भी पाता कि तब तक मेकामारू का अगला अटैक माहितो को हिट करता है। माहितो को यकीन नहीं होता कि मेकामारू ने उसके सोल को हिट कर दिया और तभी मेकामारू माहितो पर पंचेस की बौछार कर देता है। माहितो वहां से एक बर्ड बनकर भागता है। मेकामारू भी समझ जाता है कि उसके अटैक माहितो के सोल के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। यहाँ बैटल ग्राउंड के अंदर ही गेटो मेकामारू से इम्प्रेस हो जाता है कि उसके अटैक्स माहितो के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। गेटो आगे बताता है कि मेकामारू ने एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर जितना कर्स एनर्जी जमा कर रखा है। तभी मेकामारू अपने मेका को 5 साल के कर्स एनर्जी से चार्ज करके अपना अगला अटैक करता है। माहितो उससे बच तो जाता है और सोचता है कि उसे पहले ये जानना होगा कि मेकामारू के कौन से अटैक्स उसके सोल को घायल कर सकते हैं। पर फिर मेकामारू अटैक करता है और माहितो संभल भी पाता कि मेकामारू का पंच उसे पड़ता है। लड़ाई का रुख मेकामारू की तरफ मुड़ता दिख रहा था और मेकामारू भी सोचता है कि वो इस लड़ाई को फाइनली जीत सकता है और अपने दोस्तों से दोबारा मिलने जा सकता है। और तभी माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन महायाना प्रिजन एक्टिवेट करता है और कहता है कि लो मैं जीत गया। और तभी वो अपना आइडल म्यूटेशन यूज करता है। माहितो आगे बताता है कि भले मेकामारू उस कॉकपिट के अंदर है, इस वजह से वो मेकामारू को छू तो नहीं सकता, पर एक बार उसके डोमेन में आते ही फर्क नहीं पड़ता कि माहितो उसे छू पा रहा है या नहीं। माहितो आगे कहता है कि हैलोवीन आने में अभी 10 दिन है और तुमने ये सोच लिया कि मैं अपना डोमेन यूज नहीं करूंगा ताकि मैं एनर्जी बचा सकूं। मैं अगले 10 दिनों में आराम से उतनी कर्स एनर्जी रीगेन कर लूंगा। कभी किसी एक प्लान पर ही मत टिके रहो यार। और ये कितनी बुरी बात है कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा कि तुम्हारी क्या हालत हुई होगी। और तभी मेकामारू पीछे से उठता है और अपना मेका का एक स्पीयर माहितो के आर पार कर देता है। माहितो समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। वहीं कॉकपिट के अंदर मेकामारू बिल्कुल सेफ रहता है और बताता है कि जिस टेक्निक से वो माहितो के सोल को हिट कर पा रहा है वो एक कैप्सूल जैसा डिवाइस में भरा गया है। मेकामारू आगे कहता है मेरे पास इस जैसे 4 हैं। पहला तो फेल हो गया था जब वो बुलेट माहितो पर फायर की गई थी और उसकी आर्म डिस्ट्रॉय हो गई थी। दूसरे को इस्तेमाल करके मैंने अपने कॉकपिट को उसके डोमेन से बचाया और ये है वो तीसरा जो मैंने अभी इस्तेमाल किया है। अब हमें पता चलता है कि वो दौर जब जुजुत्सु अपने पीक पर था, एक टेक्निक का इजाद हुआ था ताकि मास्टर्स अपने डिसाइपल्स को कर्स स्पिरिट और शैतानी कर्स यूजर्स से बचा सके। आशिया सदात्सुना ने इस टेक्निक की इजाद की थी, वो भी हेयान एरा में। अब ये टेक्निक उसके ही क्लैन में बनी रहे, इसके लिए इस टेक्निक को क्लैन से बाहर के लोगों को सिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये टेक्निक है जहाँ खुद को किसी के डोमेन एक्सपेंशन से बचाया जा सकता है। और तभी मेकामारू कहता है शिनकागे स्टाइल सिंपल डोमेन और वो माहितो के डोमेन को नलिफाई करता हुआ बाहर आ जाता है। यहाँ गेटो और भी इम्प्रेस हो जाता है कि एक सिंपल डोमेन लाजवाब। गेटो आगे कहता है एक डोमेन के अंदर सभी टेक्निक्स नलिफाई हो जाते हैं और एक श्योर हिट इफेक्ट क्रिएट होता है जहाँ आपको उस डोमेन का अटैक हिट करेगा ही करेगा। इनफैक्ट सातोरू गोजो भी उस श्योर हिट इफेक्ट से बच नहीं सकता। पर ये एक सिंपल डोमेन, ये सिंपल तो कही जाती है बट इसने माहितो को हिट किया है, जबकि माहितो मेकामारू के अगेंस्ट अटैक कर चुका था। तभी मेकामारू गेटो की तरफ देखकर कहता है कि तुम ज्यादा देर तक बच नहीं सकते गेटो। और कॉकपिट के अंदर मेकामारू सोचता है कि उसके पास अभी भी एक सिंपल डोमेन बची है और 9 सालों के बराबर कर्स एनर्जी भी, इसलिए उसके जीतने के चांसेस अभी भी जिंदा हैं। और वो अगला अटैक चार्ज कर ही रहा होता है कि माहितो उसके कॉकपिट को तोड़कर अंदर आ जाता है। मेकामारू कुछ समझ नहीं पाता कि माहितो अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ और अपना आखिरी सिंपल डोमेन वाला कैप्सूल लेकर अटैक करने मेकामारू उठ जाता है ताकि वो इस बार माहितो को खत्म कर सके। बट हम देखते हैं कि आखिरकार माहितो मेकामारू के बॉडी को टच कर देता है। और तभी हम एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहां मीवा मेकामारू से कह रही होती है कि इवेंट के बाद से सभी के बीच बॉन्डिंग बढ़ी है और मेकामारू उस बेसबॉल मैच में नहीं आया था, इसलिए मीवा चाहती थी कि वो किसी दिन मेकामारू से मिलने जा सके। पर अब तो यहाँ मेकामारू की मेका गिरी हुई थी और उसके कॉकपिट से खून की धार बह रही थी, यानी कि मेकामारू मारा जा चुका था। गेटो और माहितो वहाँ से जाने लग जाते हैं। गेटो माहितो से कहता है तो मैंने देखा तुम्हें काफी दिक्कत हुई लड़ने में। माहितो कहता है बिल्कुल नहीं, जब उसने उस टेक्निक को एक्टिवेट किया मैंने उसी वक्त खुद को एक्सप्लोड कर दिया था, फिर मैंने अपने टेक्निक को डीएक्टिवेट कर दिया, साथ ही अपने डोमेन एक्सपेंशन को भी। और उस बेवकूफ को लग रहा था कि उसके सिंपल डोमेन ने उसे नलिफाई किया है। ये लड़ाई बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था, तो एक सिंपल डोमेन वाकई लाजवाब था। पर चलो कम से कम असल खेल शुरू होने से पहले कुछ अच्छा देखने को तो मिला। और फिर आता है वो दिन 31 अक्टूबर 2018 शिबुया।
31 अक्टूबर शाम के 7 बजे स्थिति की जानकारी। एक कर्टेन कास्ट किया गया है जिसका रेडियस 400 मीटर है और इस कर्टेन का केंद्र है टोक्यो डिपार्टमेंट स्टोर में। और तभी हम ईजीची को देखते हैं। वो आगे बताता है कि वो कर्टेन सिर्फ सिविलियंस को कैद करने के लिए बनाया गया है, सिविलियंस बस एंटर कर सकते हैं। वहीं इस कर्टेन में कहीं कहीं एक्सेस है जहां से जुजुत्सु यूजर और मुझ जैसे ऑक्सिलियरी मैनेजर्स आ जा सकते हैं। वहां पे टीम नानामी पहुंच चुकी होती है। वो पूछते हैं कि क्या संपर्क करने का कोई तरीका है। ईजीची बताता है कि नहीं, सारे संपर्क काट दिए गए हैं, बाहर से हम बिल्कुल नहीं जान सकते कि क्या हो रहा है। वहीं हम आपस में बस कर्टेन के बाहर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। और रात के 8:14 हो चुके थे और शिबुया मेट्रो स्टेशन के बाहर हम नानामी की टीम को देखते हैं। और नानामी जानता था कि ये स्थिति कितनी गंभीर है। और तभी नानामी की टीम दिखती है जिसमें है केंटो नानामी, ताकुमा इनो और मेगुमी फुशिगुरो। और तभी इनो कर्टेन्स के बारे में मेगुमी को बता रहा होता है कि जिन कंडीशंस को यूज करके एक बैरियर के इफेक्टिवनेस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस, कर्स्ड स्पिरिट्स और कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है। और ये जो संपर्क कट चुका है वो एक बैरियर का सेकेंडरी इफेक्ट होता है। मेगुमी इनो से कहता है कि वो ये सब पहले से जानता है, जिसपे नानामी इनो से कहता है कि मेगुमी एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है इनो, तो उसके सामने शो ऑफ करना बंद करो। फिर नानामी ईजीची से पूछता है कि गोजो कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ शिबुया मार्क सिटी के बाहर दूसरी टीम को दिखाई जाती है जो मैनेजर से पूछते हैं कि कर्टेन के बाहर इतने बिजी इंटरसेक्शन पॉइंट पर भी एक भी बंदा नजर क्यों नहीं आ रहा, क्या हालत सच में इतनी बुरी है। वो मैनेजर कहती है कि सातोरू गोजो को बुलाओ। और ये जो टीम थी वो है जेनिन टीम, जिसमें है नाओबितो जेनिन, माकी जेनिन और नोबारा कुगिसाकी। नाओबितो पूछता है कि हम कर्टेन को तोड़ नहीं सकते। मैनेजर बताती है कि नहीं, ये करना मुश्किल है क्योंकि ये कर्टेन किसी भी सॉर्सरर को आने जाने से नहीं रोक रहा, इस वजह से इसे सिर्फ ब्रूट फोर्स से तोड़ा नहीं जा सकता। तभी नाओबितो कहता है कि क्यों ना फिर जिसने ये कर्टेन कास्ट किया है हम उसे ही ढूंढ निकाले, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। माकी पूछती है कि क्या उन सबको यहाँ मदद करने के लिए बुलाया गया है, जिसपे वो मैनेजर बताती है कि नहीं, उन्हें तो बस यहाँ तैयार रहने को कहा गया है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम JR शिबुया स्टेशन के बाहर एक और टीम को देखते हैं और ये होती है टीम कुसाकाबे, जिसमें होते हैं आत्सुया कुसाकाबे और पांडा। पांडा कह रहा होता है कि ये एक एडवांस बैरियर टेक्निक है और वो गोजो की मांग कर रहे हैं। ये जरूर वही लोग होंगे जो गुडविल इवेंट के टाइम पर हमला किए थे। कुसाकाबे बताता है कि हायर अथॉरिटीज चाहती है कि गोजो अकेला ही इस मामले को हैंडल करे ताकि कम से कम बर्बादी के साथ इस मामले को निपटाया जा सके। नानामी, जेनिन, कुसाकाबे और मेई की टीम को तो बस इसलिए बुलाया गया है ताकि वो कर्टेन के बाहर इंतजार कर सकें कि अगर कोई कर्स स्पिरिट भागता है तो वो सब उसे संभाल लें। पांडा कहता है कि कम से कम बर्बादी से क्या मतलब, लोगों का क्या होगा। कुसाकाबे पांडा को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि कुछ देर पहले वो कर्टेन के अंदर गया था, वहाँ बिल्कुल शांति का माहौल है, लोग घबराए हुए तो हैं बट कोई भी कर्स स्पिरिट नहीं दिखा जो लोगों पर हमला कर रहा हो। फिर वो शिबुया हिकारिये बिल्डिंग के बारे में बताता है कि बस वही एक जगह है जो गड़बड़ है, क्योंकि कुसाकाबे को ये महसूस हुआ था कि उस बिल्डिंग के बेसमेंट में कई सारे स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट मौजूद हैं। यहाँ कर्टेन के अंदर डोगेनजाका निकोमे ईस्ट में लोग अब विरोध करने लग गए थे कि ये सातोरू गोजो जो भी है उसे जल्दी लाओ ताकि हम सब वापस घर जा सकें। वहीं दो लड़कियां कहती हैं कि वो सब यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पा रहे, पर कोई बात नहीं क्योंकि उन सबको बचाने कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। तभी हमें पता चलता है कि कुछ देर पहले मेट्रो इंटरसेक्शन के पास जितने लोग थे वो अपने आप इंटरसेक्शन में खींच लिए गए थे और तभी गोजो वहाँ पहुँचता है। रात के 8:31 गोजो का आना। यहाँ हिकारिये शिंक्यू बिल्डिंग के बेसमेंट B1F में सैकड़ों लोग फंस चुके होते हैं और गोजो वहाँ पहुँचता है। गोजो समझ जाता है कि ऊपर जो बैरियर कास्ट किया गया है वो यहीं नीचे से ही कहीं से कास्ट किया गया होगा। वहीं दूसरी तरफ आओयामा सेमेट्री में हम यूजी को देखते हैं। वो मेई से पूछ रहा होता है कि गोजो सेंसे अकेले अंदर क्यों गए और इन्हें भी एज बैकअप अंदर जाना चाहिए। तभी मेई यूजी को बताती है कि गोजो कोई मामूली इंसान नहीं। और तभी हम टीम मेई को देखते हैं जिसमें है मेई, उसका छोटा भाई उई और यूजी इतादोरी। और तभी इतादोरी को एक कॉल आता है कि सभी टीम्स अपने लोकेशन को चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक और कर्टेन अपीयर हुआ है मेइजी जिंगुमाई स्टेशन के सामने और मेई की टीम चल पड़ती है। और यहाँ हिकारिये बिल्डिंग के नीचे जोगो गोजो को देखकर खुश हो जाता है। गोजो कहता है पिछली बार की तरह हारना मत क्योंकि इस बार मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगा। रात के 8:40 टोक्यो मेट्रो बेसमेंट B5F। जोगो कहता है हमारी चिंता मत करो और चाहो तो अपने लिए एक बहाना सोच लेना सातोरू गोजो।